प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग देख लिए थे कि वह एक दृढ़, लचीली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डिफरेंशियली परमेबल। परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्थात प्रायः सभी कोशिकाओं के बाहर, ये जैसे हम लोग सेल के बारे में देख रहे हैं, तो प्रायः सभी कोशिकाओं या सेल के बाहर यहाँ का जो माध्यम होता है ये जलीय माध्यम होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो जल के बाहर और जल के अंदर अणु एवं आयनों, वाटर, जल में घुलित पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश करने तथा बाहर आने की क्रिया ही डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन का काम है। इसमें बताया गया है कि जो जल में घुले पदार्थ या लवण होते हैं, इसमें बताया गया है कि जो जल में घुले पदार्थ होते हैं वो आसानी से इस मेम्ब्रेन के द्वारा पारित हो जाते हैं तथा कुछ अधिक आणविक भार वाले पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो आसानी से पारित नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसमें से जो रहते हैं वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इसमें से आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पारित हो जाते हैं, तथा अधिक आणविक भार वाले जिनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले अणु मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब क्या है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आसानी से पारित नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये आसानी से पारित नहीं हो पाते हैं। अब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और आयनों के पारित होने की प्रक्रिया के आधार पर इसको समझते हैं। तो अब इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये इसको हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं दो। पहले देख लेते हैं हम लोग ऑस्मोसिस की क्रिया। ऑस्मोसिस की क्रिया क्या होती है? ऑस्मोसिस जो होती है वो डिफ्यूजन की वह क्रिया है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की वह क्रिया है जिसके द्वारा वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बहने लगता है। लो कंसंट्रेशन से
हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की ओर बहने लगता है। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके द्वारा तो वाटर का होता है, वाटर का। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस की क्रिया को ही हम लोग बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं, इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें जो रहता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में फोर्स की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपन लोग पढ़ लेते हैं, उसी का अपोजिट है। इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है, कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसमें डिफ्यूजन, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात जिससे डिफ्यूजन बल को समाप्त कर सकते हैं। इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जिससे डिफ्यूजन फोर्स को समाप्त कर सके। तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं थर्ड जो है वो पिनोसाइटोसिस। थर्ड देखेंगे पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया को कैसे समझेंगे कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर तरल पदार्थों के सेल के अंदर तरल पदार्थ या लिक्विड मटेरियल के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण की प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाती है। पिनोसाइटोसिस कहलाती है। अब है लास्ट फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस की क्रिया, इसमें जब जो सेल के अंदर
उसमें लिक्विड मटेरियल का था, इसमें सेल के अंदर ठोस पदार्थों, ठोस मटेरियल के अंतर्ग्रहण की प्रोसेस या प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं,